नमस्कार। गोवा दूरदर्शन के स्टूडियो में मैं श्रुति आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विशेष अतिथि यह कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है ग्वालियर के श्री उदय माहुरकर जी। उदय माहुरकर जी यह सेंट्रल इंफॉर्मेशनल कमिश्नर रह चुके हैं। फिर इंडिया टुडे में वो उपसंपादक भी रह चुके हैं। वो एक लेखक है, राजकीय विश्लेषक भी है और उन्होंने एक संस्था स्थापन की है जिन संस्था के माध्यम से वो जागृति का काम कर रहे हैं, सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन। तो आइए अभी बातचीत करते हैं उदय जी से। सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है। दर्शकों हो, जैसे आपको पता है कि हम सभी को फिल्में देखना बहुत ही पसंद है। फिल्में तो हम लगातार देखते हैं, स्टूडियो में जाके और चित्रपट गृहों में जाके और उनका आनंद लेते हैं। अभी जो उनमें डेवलपमेंट हुई है वो OTT में हम फिल्में देखते हैं। तो OTT में जो प्रदर्शित हुई फिल्में होती है तो उनमें कई बार ऐसे होता है कि उन फिल्मों का स्वरूप थोड़ा सा बीभत्स होता है, अश्लीलता की ओर झुकने वाली ऐसी कई फिल्में आज तक आने लगी है। और जो युवा वर्ग है वो युवा वर्ग बहुत सा उनकी तरफ झुकने लगा है, उनकी तरफ प्रेरित होने लगा है। OTT और ये सब माध्यमों की ओर से हम इन फिल्मों में खींचे जा रहे हैं। तो एक संस्था ऐसी है जिसका नाम है सेव कल्चर सेव भारत। ये संस्था के फाउंडेशन जिन्होंने किया है वो है श्री उदय जी। तो इस माध्यम से इन फिल्मों को और इन फिल्मों में दर्शाई जाने वाली जो अश्लीलताएं हैं उनको विरोध करने के लिए ये संस्था कार्यरत है। तो आइए जानकारी लेते हैं इन संस्था के बारे में और उदय जी और उनके कार्य के बारे में। उदय जी, अभी जो संस्था के माध्यम से आपका ये अभियान जुड़ा है, जो आपने शिव धनुष्य उठाया है, तो इस संस्था के बारे में, उस कार्य के बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये संस्था को करीबन 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल से भी ज़्यादा मैं कहूँगा जी। और इसका मूल जो हेतु है, लक्ष्य है, वो है भारत को विश्व का पहला पॉर्न सामग्री मुक्त देश बनाना। वाह, ये हमारा लक्ष्य है। पॉर्न फिल्में। हाँ, मतलब ये जो आ रहा है ये विभत्स, ये सेमी पॉर्न ही है जी। समझे ना। वो OTT का तो इसका मतलब सभी हृदय पार कर चुके हैं OTT वाले। जी। फिल्म कैसी आती है? ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, देवर भाभी का व्यभिचार, पड़ोसन और पड़ोसी का व्यभिचार, नौकर मालकिन का व्यभिचार, इस टाइप की फिल्में आ ही कर रही हैं आजकल। तो ये मानता हूँ कि एक ये OTT जो फिल्म मेकर्स हैं, जो ऐसी फिल्म बना रहे हैं, उन्होंने भारत की संस्कृति को एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। और भारत अभी एक बहुत ही एक अलग टाइप के फेज से निकल रहा है, क्योंकि भारत गए 10 साल में जो भारत ने प्रगति की है वो अभूतपूर्व प्रगति है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अनेक गुना प्रगति नहीं की हो। वो डिफेंस हो, वो आर्थिक प्रगति हो, वो एविएशन हो, वो ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहां हमने अनेक गुना प्रगति नहीं की है। लेकिन ये जो खतरा पैदा हुआ है, ये भारत के लिए समय बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जो मटेरियल है वो फ़ोन पे आ रहा है, बच्चे उसको देख रहे हैं, है ना। वो फ़ोन पे इजीली अवेलेबल है। और फ़ोन क्या है आज का जो फ़ोन है वो एक तरीके से स्कूल ही है। कोविड के बाद में फ़ोन का उपयोग अनेक गुना बढ़ गया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन लेना पड़ता है जी। ठीक है। बच्चों को के नाम पे फ़ोन नहीं हो सकता, कि फ़ोन तो मिलता है 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को, लेकिन वो अपने माँ बाप का फ़ोन यूज़ करते हैं। और ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, इसमें OTT नहीं है, OTT सोशल मीडिया, फिल्म और पोर्नोग्राफी परोसने वाले सभी आ गए इसके अंदर। ये लोग इसका उपयोग करते हैं उनको लोलुपता के तरफ ले जाने के लिए। जैसे कि आपने वेबसाइट खोली है ना एजुकेशन की, तो उसमें कुछ पॉपअप होगा इस टाइप की फिल्म जी। अभी हरियाणा सरकार ने एक सर्वे किया। हरियाणा सरकार ने बच्चों को टैबलेट दी थी पढ़ने के लिए। तो सर्वे क्या मालूम पड़ा कि ज़्यादातर बच्चे उसमें जो फिल्टर्स लगे थे उसको तोड़ के पॉर्न देख रहे थे।
बहुत ही तो परिस्थिति गंभीर है। और मतलब एक तरीके से शेर जो है जब मानव खून अगर चाख लेता है तो फिर वो मानव खून का ही आदी हो जाता है। इस तरीके से इन लोगों ने ये चाख लिया है कि सस्ता परोसो, गंदा परोसो और पैसे कमाओ। तो ये परिस्थिति अगर हमने उस पर काबू नहीं पाया तो और बिगड़ने वाली है जी। इसके लिए हमने जागृति फैलाने के लिए इस मूवमेंट को लॉन्च किया है। हमारा उद्देश्य है कि हम सारे देश को ऐसे लोगों के सामने एकत्रित करें जो इस टाइप का विभत्स परोस रहे हैं, देश के महान बनने का सपना, देश का विश्व गुरु बनने के सपने को धूल में मिला रहे हैं जी। उनके सामने देश एक हो और देश उनको शिक्षा करे, ये हमारा हेतु लक्ष्य है। लक्ष्य है। और इसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अभी 2.5 महीने पहले सरकार ने हमारे इस मूवमेंट के कारण हम क्लेम कर सकते हैं जी। 18 OTT और 17 सोशल मीडिया के हैंडल बैन किए। क्या बात है। हाँ, तो कुछ सक्सेस हमको मिला है, लेकिन अच्छा सक्सेस है, लेकिन ये शुरुआत है क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें कुछ हद तक बॉलीवुड का भी सपोर्ट है जी। तो मामला काफ़ी बिगड़ता जा रहा है, चैलेंज बड़ा है जी। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि लक्ष्य अपना सात्विक हो। हमारा लक्ष्य अगर सात्विक है, कोई लोग पूछते हैं कि आप कैसे करोगे, ये तो पूरी दुनिया में से आ रहा है। मेरा ऐसा कहना है कि अगर लक्ष्य आपका सात्विक है, उसको आगे ले जाने वाले, लक्ष्य को आगे ले जाने वाले सात्विक हैं, तो उसमें सफलता हमें मिलनी ही है, जरूर। हमें पूरा विश्वास है। और जो गल्फ के कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, जी। वहाँ पे काफ़ी कुछ काबू है। 80% काबू उन लोगों ने काबू सरकार पाया हुआ कर है। चुकी है। साउथ कोरिया में काबू है, अच्छा। सिंगापुर में काबू है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जी। लेकिन काम ये सिर्फ सरकार का नहीं है, ये काम सभी जागरूक देशवासियों समाज का भी है, देशवासियों का भी है, माता पिता का है, बच्चे क्या देख रहे हैं वो देखें, जी जी। है ना, अंकुश शिक्षक का है, लगाएं। शिक्षक का है। जैसे कि फ़ोन के अंदर पेरेंटल कंट्रोल नाम का एक सिस्टम आता है, तो आप जी। छोटे अगर 10 साल के बच्चे को फ़ोन दे रहे हो और पेरेंटल कंट्रोल आप ऑन कर देते हो, तो फिर वो ये देख नहीं पाएगा। वो क्या देखता है उन पे आपकी नजर रहती है। वो नजर रहेगी और देख ही नहीं पाएगा। पेरेंटल कंट्रोल के अंदर आप उस पर आप लगा दोगे, उसके कुछ वो है, जी, उसका एक तरीका है, सेटिंग रहती है हाँ, उसकी। उसके अंदर वो सेटिंग डाल दी आप, तो वो पॉर्न नहीं देख पाएंगे। जी जी। समझा। सही है। तो सबकी जवाबदारी, लेकिन हमने एक नेम ली है कि हम 2047 में एक महान देश बनेंगे। क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत मेहनत करके इस स्थिति में लाया है। आज से 10 साल पहले स्थिति बहुत ही खराब थी, सही है। उन्होंने खूब मेहनत की है, समझे ना। भारत को एक वैश्विक ताकत बनाने के लिए, भारत को एक आर्थिक ताकत बनाने के लिए, जी। उसके सामने लेकिन एक रोड़ा है। प्रश्न ये आता है कि 2047 नहीं, 2037 के अंदर ही हम एक महान देश बन जाएंगे। हम आर्थिक महासत्ता होंगे, हम सैनिकी महासत्ता होंगे, हम वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर हम क्या सांस्कृतिक रूप से एक कंगाल देश होंगे? ये प्रश्न हमारे देश के सामने है। क्योंकि लड़ाई हमें पीढ़ी लड़नी पे- है कि हमें विश्व गुरु बनना है, और हमारा भारत का विश्व गुरु न बनना वो दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान है विश्व का। जी। क्योंकि आप देखिए अभी जो G20 हुआ भारत में हाल गए ही साल, में। वो एक यूनिक G20 था। आप देखिए, हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बना दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जी। अफ्रीकन देशों का आप रिकॉर्ड देखें तो महासत्ताएं जो हैं वो अफ्रीकन देशों का शोषण ही करती हैं, आर्थिक शोषण ही करती है हमेशा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक देश ने उनको एक विश्व बंधु की भावना से साथ में लिया। सही है। बीच में श्रीलंका में क्राइसिस हुई थी 2 साल पहले, भारत ने क्राइसिस में उनको क्राइसिस में बाहर लाने का काम किया, काफी मदद की उसमें। जी जी। सस्ते इंटरेस्ट पे लोन दी उनको, समझे ना। तो भारत का एक बहुत मुख्य रोल है। और देखिए आज जो भारत की एक जो इमेज है पूरी दुनिया में, आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं वैश्विक कॉन्फ्रेंस के अंदर जाते हैं, तो उनको उनको एक स्थान मिलता है, उनको जो इज्जत मिलती है, आदर मिलता है। उनको जो आदर मिलता है वो यूनिक है। देखिए भारत आज अग्रसर है बड़े देश बनने की तरफ, लेकिन भारत आज भी आर्थिक महासत्ता नहीं है। महासत्ता बनने की ओर बढ़ रहा है, बन जाएगा कुछ सालों में, ठीक है। निश्चित। सैनिकी महासत्ता, सैनिकी एक मजबूत देश बन चुका है, महासत्ता नहीं है। फिर भी हमको जो
प्रयास जो एक हमको आदर मिलता है हमारे प्रधानमंत्री को, एक महासत्ता का एक नेता ऐसा आदर मिलता है। हाँ तो हमने एक बहुत 10 साल में बहुत प्रगति की है, जी। पर ये प्रगति धूल में मिल सकती है अगर हमने इस ये पे पूरे नहीं लक्ष्य पूरे दिया। मुद्दे पे काबू न पाया तो। जी जी। तो उसके तहत मैं आपको ऐसे पूछना चाहूँगी कि पॉस्को के अंतर्गत इन पे बैन करने के लिए आपने बहुत मांग की और कई चीज़ों को आपने अंकुश में लाने के लिए सरकार को बताया, राह दिखाई। तो ये पॉस्को कायदा क्या होता है? नहीं, पॉस्को कायदा तो बच्चों को लेके मैं जी। थोड़ा दूसरे परिप्रेक्ष्य में रखना चाहूँगा। जी देखिए, हमने तीन हमने सजेशन किए हैं सरकार को, 3 सुझाव दिए हैं। एक हमने कहा है कि लॉ ऑफ एथिक्स कोड का गठन हो, जो अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया, जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक ने नहीं किया, औरंगजेब ने नहीं किया, उससे भी ज़्यादा नुकसान आप लोग कर रहे हो इस टाइप का परोस के और समाज का ताना बना तोड़ के। तो वो अपने प्रियम्बल में ये कहेगा, वो कानून लॉ ऑफ एथिक्स कोड, और मर्यादा तय करेगा हर एक ऑडियो विजुअल फिल्म में सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। जी। और उसका उल्लंघन अगर करता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, स्टोरी राइटर, फोटोग्राफर, ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूटर, 8 जने, तो उन पे देश विरोधी प्रवृत्ति और रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगा, क्योंकि हमने 8 स्टडीज इकट्ठा की हैं जो प्रूव कर देती हैं कि बलात्कार मुख्य कारण कंटेंट है, बलात्कार का। हाँ जी। देखिए, 80% जो FIR होती है उसके अंदर ये लिखा ही होता है कि बलात्कारी ने पहले ये देखा और उससे वो उसकी नज़र बिगड़ी और उसने ये कृत्य किया, प्रेरित हुआ। हाँ, प्रेरित हुआ। ये इसका रिपोर्टिंग नहीं होता। जी। समझे आप? टेड बंडी जो अमेरिका का समय बड़ा रेपिस्ट किलर हो गया, जिसने 30 औरतों पे रेप करके उनको मार दिया 1980s के अंदर, उसको मौत की सजा हुई थी। उसने मौत की सजा होने के एक दिन पहले उसने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था उसने कि मैं अच्छे घर में पला बड़ा, लेकिन पॉर्न देख के मेरी आदत बिगड़ गई। और इस प्रिजन में आने के बाद, फ्लोरिडा प्रिजन में, मैंने कई मेरे साथ रेप एक्यूज थे, रेप के आरोपी थे, उनको मैंने पूछा तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। सही बात है। तो हमने इसमें कहा है लॉ ऑफ एथिक्स कोड के अंदर जो भी इसका उल्लंघन करता है, जो मर्यादा है, 4 चीजें जो बताई मैंने, सीन की, थीम की, कपड़ों की, भाषा की, तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगेगा, उस पर देशद्रोही प्रवृत्ति का चार्ज लगेगा। देखिए, देशद्रोही प्रवृत्ति का चार्ज इसके लिए लगेगा, अमेरिका के अंदर ड्रग स्मगलिंग, ड्रग पेडलिंग, वो देश विरोधी प्रवृत्ति है, 50-50 साल की सजा है। तो हमने इसमें कहा कि इसको इस तरीके से देखा जाए, इस गुनाह को, और 4 महीने में ट्रायल होगी। हमारा एक प्रॉब्लम ये है देश में कि ट्रायल चलती रहती है सालों साल तक, ऐसा नहीं होगा। 4 महीने में ट्रायल होगी, अगर स्पेशल कोर्ट के द्वारा हो तो भी हो सकती है। अगर वो एक्यूज्ड अगर कन्विक्ट होता है तो उसको 10 से 20 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी। कोई ने मुझे कहा कि 3 साल तक बेल, तो टेररिज्म का केस है। मैं कहा कल्चरल टेररिज्म ही है ये। और उसने जो मटेरियल डाला है बना के या परोस के, डिस्ट्रीब्यूट करके, उसको विड्रॉ करना पड़ेगा वरना वो जेल में जाएगा। और 498A IPC के अंदर जो डाउरी का केस बनता है, जिसमें आरोपी पे होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, ऐसा इसमें आरोपी पे होगा। अच्छा। दूसरा हमने कहा है, सुझाव दिया है कि एक नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी बने, जिसका काम ही ये होगा, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल पावर के साथ, जिसका काम ही होगा कि कैसे विभत्स कंटेंट को रोकना ऑडियोविजुअल प्लेटफॉर्म पे। ये जो कानून है लॉ ऑफ एथिक्स कोड, इसके तहत भी बन सकती है, इसके अलावा भी ये अथॉरिटी बन सकती है। अच्छा। और तीसरा हमने कहा है जो इमीडिएटली हो सकता है, वो IT एक्ट के अंदर एक सुधार हो, और IT एक्ट में सुधार करके इस टाइप का मटेरियल वो एक ग्रुप में डाल दिया जाए। उस ग्रुप की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए, ताकि छोटे बच्चे ना देख सके, और बड़े अगर देख रहे हैं तो मालूम पड़े कि वो देख रहे हैं, तो एक मोरल प्रेशर बने। हाँ। ये 3 डिमांड हमने की है। ये तो बहुत ये ही 3 हमने सजेशन दिए सरकार को। तीसरी सजेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो तुरंत हो सकता है। जी जी। वो तुरंत हो सकता है, लेकिन मामला गंभीर है। देखिए, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। अगर भारत ही विश्व गुरु नहीं बना तो मानव जाति का क्या होगा? आप देखो, हमास और इनकी लड़ाई चल ही रही है, बंद ही नहीं हो रही है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, बंद ही नहीं हो रही। जी। तो
विश्व बंधु की भावना को प्रस्थापित करने के लिए भारत का एक मेन रोल है, एक विश्व गुरु के रूप में, जी, जो हमारे संतों ने परिकल्पना की थी। और उन्होंने बहुत मेहनत की हाँ, है। जो हमारे संत हो गए जी। उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी। तो मेरा एक दूसरा एक आह्वान है पूरे देश को कि हमारी संतों की जो परिकल्पना थी उसके अंदर बाधा आ रही है, तो हमारी जवाबदारी नहीं उस बाधा को दूर करना, जी, तो हमारी एक जवाबदारी बनती है, एक देश के नागरिक के रूप में, एक देशभक्त के रूप में सभी की है। जी। दूसरा कि हम स्कूल के अंदर एक प्रतिज्ञा करते थे, आपको याद होगा छोटेपन में, अभी प्रतिज्ञा वो किताब पे लिखी हुई आती है कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। ऐसी हम प्रतिज्ञा छोटेपन में करते थे जब स्कूल में थे। तो हमें ये भावना होनी चाहिए कि हमारे भाई और बहन बिगड़ रहे हैं, ठीक है। पर भाई और बहन की बात छोड़ो, देश की बात छोड़ो, आपका खुद का परपौत्र या पुत्र सुरक्षित नहीं है। परिस्थिति ये है, वास्तव है। हाँ, वो सुबह मंदिर भी जा रहा है, दोपहर को पाँव भी पड़ रहा है, अगर कोई बड़ा घर में आता है, और रात को ये पौन भी दिख रहा है। वो पौन में ये जो नया आया है प्रकार, ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्या का व्यभिचार, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये तो हमारे समाज को खत्म कर सकता है। इससे जुड़ी मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जो अभियान हम चला रहा है कि बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, बच्चों को ये क्या दिखाया जा रहा है, या बच्चे ये सब देख के जो भावी पीढ़ी बोल रहे हैं हम, तो अगर यही भावी पीढ़ी हमारी यही सोच लेके चलेगी तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो इसी अभियान के अंतर्गत हमारे स्टेप्स क्या रहते हैं कि जो भी हम अभियान चलाते हैं इनको विरोध जताया जाता है, तो एक्चुअल में हमारी स्टेप्स क्या रहती है? देखिए, हमने दो इसके वो रखे, दो बांट दिए। एक तो है लड़ाई लड़ना, लीगल, दूसरी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दूसरा एक हमारा एक इसके अंदर एक दूसरा जो एरिया है जिसमें हम जागृति फैलाने का काम करते हैं, इसमें हमने एक सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार, ऐसा एक हमने एक पुरस्कार हमने एक जाहिर किया है। अच्छा। और लास्ट ईयर हमने 8 लोगों को ये पुरस्कार दिया, सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन की तरफ से सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार। 8 जो को हमने 1-1 लाख रुपए दिए गए साल। उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे उस कार्यक्रम में, हमारी पूर्व स्पीकर जो थी लोकसभा की माननीय सुमित्रा जी आई थी। फिर हमने जब हमने गुजरात के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही सात्विक व्यक्ति हैं, इनका नाम है भूपेंद्र पटेल, बहुत ही सात्विक व्यक्ति, उनको मैंने कहा कि हमने कार्यक्रम किया, तो उन्होंने कहा कि ये तो सरकार का काम है, एक काम करिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, पुरस्कार का राशि हम देंगे। क्या बात है। हाँ, तो गुजरात सरकार के साथ हमारा एक टाइप है जिसमें हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं और सरकार उनको प्राइज़ देती है। तो अभी 8 जनों को हम सरकार ने 1-1 लाख रुपए दिए, हम साथ में थे जी। पूरा आयोजन हमने किया, हम खूब चूज करके देते हैं लोगों को कि 1 लाख का बड़ी राशि है, पर ऐसे लोग जो संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो बाद में हमने एक अहमदाबाद में एक कार्यक्रम किया जी। अब हम सूरत में करेंगे, बड़ौदा में करेंगे, राजकोट में करेंगे, और फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाए, जो पुरस्कार की राशि कम कर देंगे हम, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करेंगे। इसके बाद में बात एक मुद्दा ये आया कि भाई इसमें युवा नहीं जुड़ेंगे क्योंकि युवा देखते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि युवा अगर देखता भी है उसको मालूम है कि काम गलत है, अगर देखता भी है तो समझे आप, तो युवा जुड़ेंगे, मेरा ये मानना था। तो हमने सुझाव दिया गुजरात सरकार को, भूपेंद्र जी को जी, कि भाई एक गुजरात वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन हो कॉलेज लेवल पे। अच्छा। तो वो गुजरात हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गुजरात सरकार ने, हमने मिलके किया, ये इसका आयोजन किया हमने। 600 कॉलेजों ने भाग लिया, 5500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। क्या बात है। और 33 लोग फाइनल में आए। पुरस्कार की पहली रकम थी, फर्स्ट प्राइज था 1 लाख, दूसरा था 71,000, थर्ड था 51,000। अच्छा। पर जब मैं 33 जनों का सुना, मैंने जो फाइनलिस्ट आए थे, तो मुझे लगा कि इन्हें 19-20 का ही फर्क है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मैंने कहा मेरी इच्छा ऐसे हो रही कि बाकी 30 जने रह जाएंगे, इतने दूर दूर से आए ये लोग, गुजरात के कोने कोने से आए, तो मैं इनको 5,000 रुपये कंसोलेशन प्राइज़ दूंगा सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के तरफ से। तो उन्होंने कहा नहीं, ये प्राइज़ भी हम देंगे। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि फिर प्राइज़ आपको सरकार तो ज़्यादा देना चाहिए। 10,000 रुपये को कंसोलेशन प्राइज़ दिया। क्या बात है। तो जागृति का भी हम लोग फैलाने काम करेंगे, लेकिन इसके अंदर माँ बाप और शिक्षक, इनका मुख्य रोल है जी।
मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक राज परिवार के दो व्यक्ति, महाराजा साहब और महारानी साहब, दोनों मिलने आए थे मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये एक्टिविटी करता हूँ, तो महारानी साहब ने किस्सा बताया मुझे। उन्होंने कहा कि मेरे शहर में मैं एक स्कूल चलाती हूँ जिसमें मेरी दोस्त की बेटी पढ़ती है। अच्छा। 11 साल की बेटी है। उसको मैंने अलग रूम दिया है पढ़ने के लिए। लेकिन वो जब रूम में से बाहर निकलती है सुबह, एकदम थकी हुई हालत में होती है, ऐसा लगता है बीमार पड़ गई है। और जब मैं उसको पूछती हूँ कि बेटा तू बीमार है, तो बोलती नहीं मैं तो ठीक हूँ। तो महारानी साहब ये कई दिनों से चल रहा है, मैं थोड़ी चिंतित हो गई। भाई माँ सीधी थी पीछे, वो अंदाज नहीं लगा पाई क्या चल रहा है। तो महारानी साहब ने कहा एक काम करो, दिन में जब स्कूल के बाहर जाती है ये, जब स्कूल जाती है तब एक खिड़की का पर्दा ऐसा एक खुला रखो उसको, और रात को देखो कि 12 बजे के बाद ये क्या करती है। अच्छा। तब 12 बजे के बाद देखा उन्होंने तो उस बेटी ने सब लाइटें बंद कर दी थी, सिर पे चादर डाल दी थी, और कुछ वो फ़ोन पे देख रही थी। फ़ोन की लाइट दिखी माँ को। माँ ने फिर से फ़ोन किया दूसरे दिन, तो महारानी समझ गई महारानी साहब कि ये कुछ चक्कर है। महारानी साहब ने कहा एक काम करो, ये जरूर विभत्स दिख रही है, नग्नता दिख रही है, तो अब आप इसको अगर दरवाज़ा खोलने को कहोगे तो ये मानेगी नहीं। छोटी बेटी है, इसको समझाओ कि बेटा गलतियाँ होती हैं छोटे बच्चों से, तो बता क्या देख रही थी। 5 साल उन्होंने 5 मिनट थोड़ी उससे बात की। उसने कबूल किया कि रात को रोज मैं 12 से 2 कौन देखती हूँ, ये विभत्स देखती हूँ। अच्छा। तो परिस्थिति गंभीर है, समझा। जिस देश के अंदर बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हो गई, झोर हुए अपने शील को बचाने के लिए, ठीक है, इतनी बड़ी महासतियां हो गई हर एक कॉर्नर में पूरे देश के अंदर। वहाँ ऐसी परिस्थिति अगर एक बच्चे की होती तो बड़ी गंभीर समस्या है देश की। सही बात है। जी, जी। इसके आगे ऐसे पूछना चाहूँगी कि जो भी अभियान की अंतर्गत हमारी अलग अलग कुछ कार्य है, तो ये मीडिया तक पहुंचाने के लिए या आम लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? हम लोग देखिए, यह ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन के रूप में थोड़ा इतना मजबूत नहीं है। अभी हमने डोनेशन का अभियान शुरू नहीं किया है। तो लोग कार्यक्रम करते हैं, कई लोग इसमें रुचि रखते हैं, तो मैं जाता हूँ उसमें भाग लेता हूँ। और इसी के साथ आप लेखक भी हैं। हाँ, जी हाँ, जागृति फैलाता हूँ मैं। लेख मुझे भी 2-3 जनों ने, पेपर वालों ने बोला कि आप लेख दो, हम लेख छापेंगे। जी। तो लेख भी लिखूंगा। वीर सावरकर जी, यह किताब आपने लिखी है। तो सावरकर जी तो हमारे लिए, सबके लिए ही प्रेरणा है, हमारे राष्ट्र के लिए आदर्श है। तो उनके ऊपर किताब लिखी जाए, ये आपको प्रेरणा कैसे मिली? ऐसा है कि 1996 में मेरे हाथ में एक स्पेशल इशू आया सावरकर जी पे। अच्छा। मेरे कहीं से आया मेरे पास में, उसमें करीबन 15 चैप्टर थे। वो चैप्टर जब मैंने पढ़े, मेरे आँख कान खुल गए सावरकर जी के बारे में। मैंने सोचा कि ये देश का बहुत महान व्यक्ति था। उसके अंदर उनकी जो पॉलिटिकल सोच, उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच, उसका विवरण था। देखिए, सावरकर क्रांतिकारी को सब जानते हैं। मैंने जो पुस्तक लिखी है, मैंने और मेरे सहलेखक चिरायु पंडित ने, वो पुस्तक है वीर सावरकर, जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, समझा। तो हमने इसमें उनको भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में प्रस्थापित किया है। कि भारत में जो भी समस्या आई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके गए 75 सालों में, उन सभी की भविष्यवाणी उन्होंने पहले कर दी थी। सही बात है। तो हम कहते हैं कि वीर सावरकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं, या राष्ट्रीय सुरक्षा के नॉस्ट्राडामस हैं। जी। पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो, सभी की भविष्यवाणी उन्होंने आज से पहले ही की थी। हाँ, पहले ही कर दी थी। जी, सही है। समझे, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारे 3 वॉर हुए, 2 वॉर हुए, 3 हुए, समझो ना आप। तो उनका भविष्यवाणी में यही है कि जब तक पाकिस्तान रहेगा, तब तक भारत चैन की नींद सो नहीं पाएगा। चाइना के बारे में उन्होंने कहा था। चाइना का जो 1962 का जो वॉर हुआ हमारा, जिसमें हमने मुंह की खाई, बहुत खराब हालत हुई हमारी, उसकी भविष्यवाणी 1954 में उन्होंने कर दी थी। तो सावरकर जी बहुत बड़े आदमी थे, और मैं मानता हूं कि सावरकर जी की राष्ट्रीय सुरक्षा की विजन अगर फैलती है तो भारत की प्रगति है, उसकी स्पीड बढ़ेगी। जी। उनका नेशन फर्स्ट था, जी। वो भी एक यूनिक नेशन फर्स्ट था। उसमें यह था कि कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे देश को नुकसान हो, समझा। उनका नेशन फर्स्ट भी अलग प्रकार का था।
आजकल नेशन फर्स्ट की बात होती तो कई बार लोग खुद का फायदा भी देखते हैं, लेकिन उसमें वो नेशन फर्स्ट अलग टाइप का है। जी तो सावरकर बहुत बड़े व्यक्ति थे, जी मैं मानता हूँ कि, और मैं मानता हूँ कि सावरकर युग का उदय हो चुका है। जिस तरीके से 370 हटा गया, हाँ जिस तरीके से राम मंदिर के द्वार खुले, जी, ये सब सावरकर के विजन का ही सकारात्मक ये सर बदलाव है। बदलाव। जी। बिल्कुल। और कुछ काम हो रहे हैं और सावरकर जी को जो विचारधाराएं हैं उनकी, या राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो भक्ति जो उन्होंने आगे की पीढ़ी को देना चाहा है, अगर वो सब अभ्यासक्रम में आई, बच्चों के ध्यान में या बच्चों की पढ़ाई में आई, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा हाँ, विचार ये काम जल्दी फैल सकता काम है। होना चाहिए। जी, और मुझे विश्वास है कि सरकार ये काम करेगी। जैसे कि हमारे शिक्षा पद्धति में अलग अलग विषय रहते हैं, अलग अलग महान योद्धाओं को दर्शाया जाता है, तो वीर सावर जी के ऊपर भी ऐसा कुछ होना चाहिए। मेरा एक ऐसा एक परिकल्पना है कि एक चैप्टर सावरकर जी पे ऐसा हो, जी जो उनका क्रांतिकारी के रूप में जो योगदान था उसको भी प्रदर्शित करे, पर उससे भी ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा की उनकी जो दृष्टि है उसको प्रदर्शित करे। हाँ क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की उनकी जो दृष्टि अगर फैलती है, तो जितने भी ये विभाजनकारी लोग हैं, पार्टियां हैं, है ना, जो विभाजित भारत पे जिनका पोषण है, समझे ना, वो सबकी दुकान बंद हो जाएगी। उनकी विजन इतनी क्लियर है कि अगर वो उनकी विजन फैलती है तो आपको जैसे कि साफ दिखता है दूर का बादल, जैसे क्लियर हो, आपको दूर तक दिखेगा, आपको वैसा आपको दिखेगा। सही है, इस टाइप का चश्मा है वो, जो नहीं दिखता है आपको दिखने लगेगा। सही है। तो विचारधारा फैलाने के लिए यही भी माध्यम है। और जो अभी जो हमारे फाउंडेशन की तरफ से जो अभियान चलाए जाते हैं, जिनको हम अश्लीलता को हम विरोध कर रहे हैं, जो गलत चीज़ें बच्चों को या युवाओं को दिखाई जाती है उसको हम विरोध कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें उनमें आए, या जो चित्रपट के या निर्माता जो होते हैं, दिग्दर्शक जो होते हैं, उनको पहले तो अच्छा कंटेंट मिले। इसके लिए जो प्रयास है कि हमारी भारत की संस्कृति इतनी महान है, हमारे मतलब कि हमारे हर संस्कृति में इतना सारा कंटेंट भरा हुआ है, वो क्यों नहीं आता सबके सामने, और ये सब क्यों आ रहा है? देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि शेर ने खून चाक लिया है। सस्ता बनाओ, बेचो और पैसे कमाओ। बाकी अच्छी फिल्में चलती हैं, तारे जमीन पर चले ही था, चक दे इंडिया चले ही था, आप समझे, सक्सेसफुल फिल्म सब आज भी अच्छी अच्छी फिल्म सक्सेस जाती है। लेकिन इन लोगों को आदत पड़ गई है। और दूसरा कि एक एलिमेंट है जो नग्नता को ग्लोरीफाई करता है। एक हमारे चित्रपट की इंडस्ट्री है, उसके अंदर ऐसा एक एलिमेंट है जो नग्नता को ग्लोरीफाई करता है, उसको ही प्रसारित करता है। हाँ, तो बड़ी लड़ाई है, इसको हमें जीतना ही होगा अगर हमें विश्व को बनना है, महान देश बनना है। जी। और अभी जो लड़ाई चल रही है, मैंने पहले ही कहा, आपने तो शिव धनुष उठाया है, हम सभी ने इस अभियान में जुड़ना चाहिए एक्चुअली। तो और आपकी सरकार की तरफ से कुछ अपेक्षाएं हैं? यही है जो मैं कह रहा हूँ कि सरकार इसमें कदम उठाए। जी, कानून बनाने काम तो सरकार का ही है। आपके आगे के अभियान, आपके आगे के लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मैंने अपने आप को इस अभियान के लिए समर्पित किया है। अब तो अगर सरकार मुझे कोई जवाबदारी देती है तो लूँगा मैं, लेकिन अभियान चलता रहेगा, अभियान बंद नहीं होगा। क्योंकि ये अभियान तो देश को महान देश बनाने का अभियान है, देश को पॉल्यूशन से फ्री करने का अभियान है, कल्चरल पॉल्यूशन। तो ये अभियान तो चलता ही रहेगा। इसमें मुझे समय में जो आनंद मुझे है अभी कि मेरे साथ इतने सात्विक लोग जुड़े हैं इसके अंदर। एक श्री रविशंकर के अनुयायी हैं, स्वामी रामदेव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इतने सात्विक लोग जुड़े हुए हैं इसके अंदर कि ऐसे सात्विक लोग जीवन में मुझे नहीं मिले। और वहाँ से आपको एक संजीव नेवर करके हैं, जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम का एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उनकी एक सहभागी हैं स्वती गोयल शर्मा, पत्रकार है, वो हैं। ये सब इसमें काम करते हैं, समझा। तो मुझे ये जो मिले, ये ऐसे लोग हैं कि बॉलीवुड वाले इनको अगर 100 करोड़ भी देते हैं तो ये कोई बिकने वाला नहीं है। मेरे लिए आनंद की बात है। जी, ये एक आंतरिक समाधान भी है आपको कि ये जो अभियान लड़ रहे हैं आप, शिव धनुष उठा रहे हैं, तो इनके लिए आपको बहुत सारी प्रेरणा मिले, बहुत सारी शक्ति मिले। भगवान आपको बहुत ही अच्छा आरोग्य प्रदान करे,
ऐसी बात कह के, ऐसी शुभकामना दे के आज यहीं पे हम रुकते हैं। बहुत ही आपसे बातें करके अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को आपने ये अभियान के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई। इसीलिए आपका हमारे दर्शकों की ओर से और गोवा दूरदर्शन की ओर से बहुत बहुत दर्शकों से मैं कुछ कहना चाहूँगा जी कि दर्शकों आप भी जुड़े इस अभियान के अंदर, जी अपने योगदान दें, क्योंकि ये तो हर एक घर के अंदर ये तो एक छुपा हुआ राक्षस है, जी हर घर में है, असुरी तत्व है। आप सब जुड़े इसके अंदर। ये एक ऐसा यज्ञ है जो भारत माता को प्यूरिफाई करने का यज्ञ है, भारत माता को जो असुरी ताकतें हैं उससे मुक्त करने का यज्ञ है। इसमें आप सही। जुड़े, मुझे वो आनंद होगा। धन्यवाद।